हाँ तो कैसे हैं सभी छात्र छात्राओं को, सभी को अनिल सर का शुभ आशीर्वाद। आज हम लोग पुनः कृष्णा ट्यूशन सेंटर यूट्यूब चैनल पर गोधली भाग 2 का पाठ 5 नागरी लिपि पढ़ेंगे। इससे पहले आप लोग सभी कोई एक बार इसको शेयर कर दीजिए ताकि सभी के पास इसका नोटिफिकेशन जाए। तो आइए आज ये नागरी लिपि के बारे में जानते हैं। इनका लेखक परिचय जानते हैं। लेखक का नाम गुणाकर मूले। इनका जन्म 3 जनवरी 1935 ईस्वी को महाराष्ट्र के अमरावती ज़िले में हुआ था और इनकी मृत्यु 16 अक्टूबर 2009 को हुआ था। मृत्यु कब हुआ था? 16 अक्टूबर 2009 को और जन्म 3 जनवरी 1935 ईस्वी को। इन्होंने अपनी प्रारंभिक शिक्षा ग्रामीण परिवेश में और मराठी भाषा से शुरू की थी। मिडिल स्तर तक ये मराठी में पढ़ाई करने के बाद ये वर्धा चले गए और वहाँ उन्होंने 2 वर्षों तक नौकरी की। उसके बाद हिंदी और अंग्रेजी का अध्ययन किए। तब इलाहाबाद विश्वविद्यालय से गणित विषय में MA किया था। इस तरह से ये अपनी उच्च शिक्षा इलाहाबाद विश्वविद्यालय से प्राप्त किए। इनकी प्रमुख रचनाएं अक्षरों की कहानी, भारत इतिहास और संस्कृति, प्राचीन भारत के महान वैज्ञानिक, सौरमंडल, सूर्य, नक्षत्रलोक, भारतीय लिपियों की कहानी है तथा भारतीय विज्ञान की कहानी आदि। इनका जो है प्रमुख रचनाएं गुणाकर मूले का है। अक्षरों की कहानी, सूर्य, नक्षत्र, लोक, भारतीय लिपियों की कहानी। यह इस पाठ में नागरी लिपि पाठ में गुणाकर मूले के द्वारा जो लिखित है, इसमें लेखक ने देवनागरी लिपि की उत्पत्ति, इसका विकास एवं व्यवहार पर अपना विचार व्यक्त किया है। मूलाकर साहब का कहना है कि जिस लिपि में यह पुस्तक छपी है उसे नागरी या देवनागरी लिपि कहते हैं। इस लिपि की टाइप लगभग 2 सदी पहले टाइप बनी और इसमें पुस्तकें छपने लगी। इसके बाद ही अक्षरों में स्थिरता आ गई। हिंदी तथा इसके विविध बोलियां, संस्कृत एवं नेपाली आदि इसी लिपि में देवनागरी लिपि में ही लिखी जाती है। देवनागरी के संबंध में एक महत्वपूर्ण बात यह भी है कि विश्व में संस्कृत एवं प्राकृतिक की पुस्तकें प्रायः देवनागरी लिपि में ही छपती है। देश में बोली जाने वाली विभिन्न भाषाएं, विभिन्न बोलियां भी देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। तमिल, मलयालम, तेलुगु और कन्नड़ की लिपियां भी इसमें भिन्नता दिखाई पड़ी, लेकिन ये लिपियां भी नागरी लिपि की तरह ही प्राचीन ब्राह्मी लिपि से ही विकसित हुई है। लेखक का कहना है नागरी लिपि के आरंभिक लेख दक्षिण भारत से ही मिले और यह लिपि जो दक्षिण भारत का जो लिपि मिला उसे ही दक्षिण भारत के लिपि को नंदी नागरी लिपि कहा गया। दक्षिण भारत में तमिल, मलयालम, तेलुगु, कन्नड़ लिपियां भी नागरी लिपि की तरह प्राचीन ब्राह्मी लिपि से ही विकसित हुई। फिर भी कई शासकों ने नागरी लिपि का उपयोग किया, व्यवहार में लाए। जैसे 11वीं सदी में राजा राजेंद्र जैसे प्रतापी चोल राजाओं
के सिक्कों पर जो अक्षर लिखा गया था, जो खुदाई किया गया था, वह नागरी अक्षर में ही अंकित है। 12वीं सदी में केरल के शासकों के सिक्कों पर भी वीर केरलस शब्द नागरी लिपि में ही अंकित है। इस प्रकार 9वीं सदी के बरगुन का पलियम ताम्रपत्र भी नागरी लिपि में है, जो 11वीं सदी में इस्लामी शासक की नींव डालने वाले महमूद गजनबी के चांदी सिक्कों पर भी नागरी लिपि के शब्द मिले थे। गजनबी के बाद मोहम्मद गौरी, अलाउद्दीन खिलजी, शेर शाह आदि के शासकों ने भी सिक्कों पर देवनागरी शब्द खुदवाए थे। अकबर के सिक्कों पर तो नागरी लिपि में ही रामसिया शब्द अंकित था। कहने का मतलब ये हुआ कि नागरी लिपि का प्रचलन ईसा के 8वीं-9वीं सदी के आरंभ में हो गया था। गुणाकर मूले ने लिपि की पहचान में कहा कि ब्राह्मी तथा सिद्धम लिपि का अक्षर जो है वह त्रिकोण है, जबकि नागरी लिपि के अक्षरों के सिरों पर लंबी लकीर और चौड़ाई एक समान होता है। ये दोनों लिपियों में अंतर बताते हुए यहाँ पर बताए हैं कि ब्राह्मी और सिद्धम लिपि का जो अक्षर होता है वह त्रिकोण होता है, जबकि देवनागरी लिपि के अक्षरों के ऊपरी सिरों पर लंबी लकीर होती है। यही पहचान है नागरी लिपि के बारे में। अक्षर आधुनिक नागरी लिपि से मिलते हैं। प्राचीन नागरी लिपि के अक्षर आधुनिक नागरी लिपि से मिलते जुलते हैं। इस प्रकार दक्षिण भारत में नागरी लिपि के लेख 8वीं सदी से उत्तर भारत में और 9वीं सदी में मिलने लग जाते हैं। अब यहाँ पर लेखक ये बताए हैं, ये कह रहे हैं कि ये नागरी लिपि कहाँ से उत्पत्ति हुआ, कहाँ से आया। तो इस नागरी लिपि देवनागरी या नंदी नागरी इस लिपि को क्यों कहते हैं, इसके बारे में बताए हैं कि नागरी शब्द की उत्पत्ति के संबंध में विद्वानों का एक मत नहीं है। भिन्न भिन्न विद्वान इसके पक्ष में भिन्न भिन्न अपना तर्क दिए हैं। कुछ विद्वानों का मत है कि यह लिपि गुजरात के नागर ब्राह्मण से निकला हुआ है, इसीलिए इस लिपि को सर्वप्रथम वहाँ पर प्रयोग किया गया था, इसीलिए इसका नाम नागरी पड़ा। किंतु कुछ विद्वान का मत है कि नगर तो मात्र नगर है, लेकिन काशी को उस समय में देवनागरी कहा जाता था, इसीलिए यह लिपि वहाँ से निकला हुआ है, काशी से निकला हुआ लिपि है, इसीलिए इस लिपि का नाम देवनागरी पड़ा। अल्बेरुनी के अनुसार 1000 ईस्वी के आसपास नागरी शब्द अस्तित्व में आया। इतना निश्चित है कि नागरी शब्द किसी नगर अथवा शहर से ही संबंधित है। दूसरी बात यह है कि उत्तर भारत में स्थापत्य कला की विशेष शैली को नागर शैली कहा जाता था। यह नागर या नागरी उत्तर भारत के किसी बड़े नगर से संबंध रखता था। उस समय में उत्तर भारत में प्राचीन शहर जो था, नगर पटना सबसे बड़ा नगर था, और साथ ही पटना में गुप्त शासक चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य का शासन था, और विक्रमादित्य का व्यक्तिगत नाम देव था, इसीलिए पटना को देवनगर कहा जाता था। गुप्तों की राजधानी पटना थी और वहाँ की लिपि देवनागरी लिपि का नाम दिया गया। जो भी हो, लेकिन इस लिपि के बारे में कोई ठोस प्रमाण अभी तक प्राप्त नहीं हुआ है। ये लेखक इसी निष्कर्ष पर पहुंचता है कि ईसा के 8वीं से 11वीं सदी तथा लिपि तक यह लिपि जो था, यह लिपि देवनागरी लिपि सार्वदेशिक हो गई थी। इसीलिए इसके नामांकन के विषय में कुछ कहना संभव नहीं लगता। मिहिर भोज
कि ग्वालियर प्रशस्ति नागरी लिपि भी है। नागरी के परंपरागत शासक धारा नगरी की परमार शासक के भोज या विद्यानुराग के इतिहास प्रसिद्ध है और 12वीं सदी के बाद भारत के सभी हिंदू शासक और कुछ इस्लामी शासक ने अपने सिक्कों पर नागरिक लिपि अंकित किए हैं। तो इस तरह से हम लोग नागरिक लिपि के बारे में संक्षिप्त परिचय, नागरिक लिपि के बारे में नहीं को हम इस पाठ का सारांश को देखें, पढ़ें, जानें। अगले क्लास में पुनः हम इस नागरिक लिपि पाठ से संबंधित वस्तुनिष्ठ और लघुत्तरीय प्रश्न, ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव प्रश्नों को देखेंगे। तब तक के लिए आप सबों को बहुत बहुत धन्यवाद। आप इसी तरह से क्लास से जुड़ें और अपना पढ़ाई जारी रखें, अपना मेहनत जारी रखें, ताकि आपका जो सपना है वह साकार हो। इसी आशा के साथ आज की क्लास यहीं समाप्त होती है। इस क्लास को अधिक से अधिक शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। आज के क्लास के बारे में पुनः आप सबों को अनिल सर का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।